चॉइस पे छोड़ दिया था। मारिया फौजी, आप बता दें चले। सर मैंने भी चॉइस पे छोड़ दिया था। सर मैंने किया था। कौन बोला ये? मरियम बोलिए। चले मरियम आप बताएं ख्वाजा हैदर सर अली इनका आतश के बारे में। अंदाज बहुत सूफियाना था, फलसफा, सूफियाना अंदाज था। सूफियाना था, फलसफा था। अच्छा, और क्या है इनके यहाँ पर? कहाँ के शायर हैं? सादा किस सादा जमाने के अंदाज। शायर हैं? ये नहीं मालूम। किस जमाने के शायर हैं, कुछ मालूम है? नहीं। चलें। ख्वाजा हैदर अली आतिश को जब देखे बिल्कुल नहीं पता, अब कोशिश करते हैं कि समझ समझ आ जाए कुछ बातें। ख्वाजा हैदर अली आतिश को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप, जो मेरा मकसद है ना, वो कामयाब, बहुत मुश्किल शायर है। और इसकी एक गजल पढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ कि आपको हफ्ता भी लग सकता है, अगर बहुत तफसील से पढ़ाई जाए तो ख्वाजा हैदर अली आतिश, देखो सबसे पहले चीज समझने की है कि शायरी में दो तरह की कैफियत होती हैं। कितने तरह की कैफियत होती हैं? दो तरह की। एक को कहते हैं हम दाखिलियत, और एक को कहते हैं खारजियत। इसके बारे में मालूम है हमारी फौजी? दाखिलियत क्या होती है? नहीं पता? कोई बात नहीं। किसी को पता दाखिलियत क्या होती है? दाखिलियत और खारजियत। दाखिलियत का मतलब होता है कि दिली वाकयात को बयान करना, यानी इंटरनल फीलिंग्स जो होती हैं उसको बयान करने का नाम है दाखिलियत। और खारजियत मतलब होता है एक्सटर्नल फीलिंग्स, यानी कि महज महबूब के रंग रूप की बात करना कि उसके दांत ऐसे हैं, उसके बाल ऐसे हैं, आंख ऐसी है। तो ये एक खारजी मौजू होता है, यानी एक्सटर्नल होता है इंटरनल। दाखिलियत माने इंटरनल। तो जो आतिश की यहाँ पर शायरी है, उसमें दाखिलियत का रंग कम है, ऐसा नहीं कि नहीं है, है, मगर खारजियत का पहलू ज्यादा नुमाया होता है। अच्छा, खारजियत क्या है? वो ज्यादा डीप मीनिंग में बात नहीं हो रही होती, बस ऊपरी ऊपरी सतह की बात, बहुत ज्यादा गहराई की बात नहीं होती, जर्नली ऊपर की बात हो रही थी। मिसाल के तौर पर खारजियत का मौजूद देखें आप, कि कभी सोचा भी आपने नहीं होगा कि महबूब के दांतों की तारीफ हो रही है। ये शायर आतिश कहता है कि हमेशा लिखे वस्फ दंदा ने यार, दंदान मतलब दांत, हमेशा लिखे वस्फ दंदा ने यार, कलम अपना मोती पिरोया किया। अब देखें, यानी कि मैंने महबूब की हमेशा दांतों की खूबियां लिखी, तो समझे कि मेरे कलम में क्या किए? मोती पिरोए हैं। दांतों से वो रियायत के साथ मोती ले आया। तो अब जो हैदर अली आतश था, वो लखनऊ का शायर था। किसका शायर था? लखनऊ का शायर। मारिया फौजी एक जुमला मेरे साथ बोले। मारिया फौजी एक जुमला मेरे साथ बोले कि जी सर। ख्वाजा हैदर अली आतश लखनऊ, दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा शायर है। ख्वाजा हैदर अली आतिश दबस्तान लखनऊ की नुमाइंदा शायर हैं। अब मुझसे सवाल करेगी मरियम कि सर दबिस्तान लखनऊ से मुराद आपकी क्या है? सर दबिस्तान लखनऊ से आपका मुराद क्या है? दबिस्तान कहते हैं अ स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि एक जैसी सोच रखने वाले लोग। मिसाल के तौर पे अगर आप कराची में रहते हैं या सब मामा पारसी में पढ़ते हैं, तो आपका एक स्कूल ऑफ थॉट होगा। आप किसी चीज को सही समझते होंगे, किसी चीज को बुरा समझते होंगे। या पाकिस्तान में एक सेम स्कूल ऑफ थॉट है कि हम इस चीज को सही समझते हैं और इस चीज को गलत समझते हैं। तो लखनऊ का नुमाइंदा शायर, यानी लखनऊ का रिप्रेजेंटेटर, हम कह रहे हैं किसको? आतिश को। तो सवाल ये होता है कि लखनऊ की क्या शायरी थी? तो लखनऊ की शायरी ये थी, दबिस्तान की जो था वहां पर, कि जो शेर में ख्याल से ज्यादा अल्फाज अहमियत के हामिल हैं। नहीं, ख्याल भले हल्का सा हो, ख्याल भले ये हो कि भाई दांत बहुत खूबसूरत हैं, या आंख बहुत अच्छी है, या बाल अच्छे हैं, तीसरी बात है, लेकिन इसको पेश ऐसे किया जाए कि सुनने वाले को अच्छा लगे। भले पानी फिल्टर का नहीं हो, मिनरल वाटर नहीं हो, मगर गिलास बहुत खूबसूरत होना चाहिए। भले पानी आप नलके से भर के ले आए, गिलास बहुत खूबसूरत होना चाहिए। तो ये किसकी सोच है? ये लखनऊ की सोच है। और दिल्ली की सोच क्या थी? दिल्ली की सोच ये थी कि भले कितना ही सादा लफ्जों में बात की जाए, लेकिन मायना जो है, उसकी मीनिंग बहुत डीप होनी चाहिए। ठीक है, क्या समझ आया? दो दबिस्तान है, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उर्दू शायरी में, एक दिल्ली का और एक लखनऊ का। दिल्ली वाले क्या करते हैं? दिल्ली वाले बात को सादा अंदाज में पेश करते हैं, जबकि लखनऊ वाले बात को खूबसूरत तरीन बना के पेश करते हैं। ठीक है बच्चों, अब तक मेरी बात समझ आ गई? जी मेरे सर। ऊपर यहाँ पे लिखा भी है, उर्दू में दो दबिस्तान है। कौन से? दिल्ली। अब ये बात सवाल पैदा होता है कि दिल्ली में क्यों ऐसा है? दिल्ली 7 दफा उजड़ गई, मुख्तलिफ हमला आवर दिल्ली पर आए,
तो दिल्ली में ना गम का माहौल ज्यादा था। तो दिल्ली में दाखिलियत का जो इंटरनल फीलिंग्स का बयान ज्यादा था, और सादा लफ्जों में बात करने का शौक उनको ज्यादा था। तो जो दिल्ली के शायर हैं वो कौन कौन है? मीर तकी मीर हैं, ख्वाजा मोमिन खान मोमिन, और दिल्ली के शायर हैं गालिब हैं, और मिसालें बहुत सारी हैं। तीन बड़े शायर का मैंने जिक्र किया। लखनऊ के यहाँ पर जो ज्यादा मैंने बताया, लखनऊ का क्या था, क्योंकि दौलत की रेल पेल थी, नवाब आसिफुद्दौला जैसे नवाब थे, और जो है वहां पर कोई ऐसे हमला भी नहीं हुए इतने खास, तो वहां पर बड़ा ऐशो आराम था। तो वहां पे लफ्जों की बुनत बहुत डिफरेंट थी। वहां के जो मशहूर शायर थे वो थे ख्वाजा हैदर अली आतश, पंडित दिया शंकर नसीम और मुसफ़ी। लेकिन ये दोनों नहीं पढ़ाए जाते, सिर्फ आतश पढ़ाया जाता, तो हम आतश को ही फोकस करेंगे। अच्छा, मुझसे अगर ये अस्का पूछे कि भाई दिल्ली और लखनऊ को आप एक लफ्ज में बयान कर दें, तो मैं कहूंगा कि दिल्ली की शायरी है आह की शायरी, और लखनऊ की शायरी है वाह वाह की शायरी। ठीक है। आपको दिल्ली की शायरी पढ़ के लगेगा उफ क्या गम है सर, क्या अफसोस की बात है। लेकिन लखनऊ की शायरी में खूब चेहरे पे मुसर्रत फैलेगी। उनकी यहाँ पे शायरी एक तफरी तबाह का जो है जरिया था। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? दिल्ली और लखनऊ के दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। और जो आतिश है वो कहाँ का शायर है? वो लखनऊ का शायर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके यहाँ पर वाह वाह ज्यादा होगा, कम, अच्छा, गम भी होगा लेकिन उतना डीप नहीं होगा जितना गालिब के यहाँ मीर के यहाँ नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, किस जमाने के शायर थे ये 1748 में पैदा हुए। ठीक है, 1778 में पैदा हुए, और 1846 में इनका इंतकाल हो गया। यानी कि ये कितने किस जमाने के हैं? 18 सेंचुरी में पैदा हुए, और 19 सेंचुरी में इनकी डेथ, 19 सेंचुरी की मिड में इनकी डेथ हो गई। तो इनके यहाँ पर आपको अल्फाज बहुत मुश्किल मिलेंगे, तो इससे परेशान नहीं होइएगा। बहुत डिफिकल्ट शायरी नहीं है, क्योंकि खारजी मौजूआत हैं, बस लफ्ज मुश्किल हैं। ठीक है। जिंदगी में गुर्बत देखी, परेशानी देखी, ये सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा। क्या क्या किया, सिपागिरी की, इनके कितने बड़े बड़े मुसफ़िर इनका शागिर्द था, और कितने बड़े शायर थे, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। कलील आमदनी थी, तंगदस्ती थी, ये तो सबके यहाँ पर ऐसा ही होता है। तमाम शायर गुर्बत के चक्की में पिसते तो हैं। ऐसा क्यों है भाई? किसी को मालूम है शायर क्यों गरीब होते हैं? क्योंकि वो अपना मेन ऑक्यूपेशन शायरी बना देते हैं और उससे ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे होते। ज्यादा पैसे नहीं आते? अच्छा, आप अगर 9 to 5 जॉब करेंगे तो आप शायरी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुबह बैंक में जाके नौकरी करें, 9 बजे टाई लगा के पहुंच जाएं, और शाम 5 बजे आएं, और 5 बजे के बाद बैठ के शायरी करें। ऐसा नहीं होता। आप कोई भी एक काम कर सकते हैं। और मैं मिसाल के तौर पर टीचर हूँ, तो मैं टीचर ही हूँ। अब मैं मुझे शायरी भी आती है, मैंने शेर कहे भी हैं, मुशायरे भी पढ़े हैं। मगर ये बात माजी हो गई, मेरी जवानी की बात है। जब मैं अपने फील्ड में आ गया तो अब भूल भाल गए। कभी कोई शेर कह लिया सो कह लिया, और उसके बाद कई दोस्त को सुना दिया, और लिखने की भी कोशिश नहीं की कि लिख लें उसको, छोड़ दें बस, क्योंकि मेरा प्रोफेशन नहीं है ना। अगर मैं शायरी करता रहूंगा तो पढ़ा क्या करूँ? ठीक है जी। तो अब मैंने एक बात कही थी कि इनके यहाँ पर दोनों रंग हैं। अब देखिए, मैंने दोनों की एग्जाम्पल भी आपको दे दी है कि अब देखे, गम का पहलू भी नजर आता है कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। अभी गम का मौजू है। किसी ने मोल न पूछा दिले शिकस्ता का, मोल मतलब कीमत, टूटे हुए दिल की। किसी ने मोल न पूछा दिले शिकस्ता का, कोई खरीद के टूटा प्याला क्या करता। क्या खूबसूरत शेर। लेकिन किसी ने मेरे दिल की कीमत ही नहीं पूछी, और क्यों पूछता? टूटे हुए प्याले से कोई कोई क्यों खरीदना चाहेगा? जो पहले से ही किसी की याद में टूट चुका हो, उसकी कोई क्या कीमत लगाए? तो किसी ने मोल न पूछा दिले शिकस्ता का, कोई खरीद के टूटा प्याला क्या करता। ठीक है जी। अच्छा, आतिश के मौजूआत क्या क्या है? आतिश के मौजूआत जो मरियम ने बताए कि कलंदराना सूफियाना रंग है, जिंदगी से बेसबाती का बहुत जिक्र है। जिंदगी को ऐसे समझते हैं कि बस आज मेरी मौत आने वाली है तो कल आने वाली है। जिंदगी में किसी मिल्क माल बनाने की इनके यहाँ पे नहीं है, जिंदगी में सब कुछ लुटा देने का इनके यहाँ पे मौजूआत मिलेंगे आपको। और नसीहत करने वाला मौजू इनके यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलेगा। मुझे रिज्वाइन करें फिर।